students, welcome back. Today we will start a new chapter of class 9th history, French Revolution. Till now, previous classes we have read about country. Here we will talk about modern word. वो वर्ड के बारे में पढ़ेंगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में कि जब जो पीपल थे उन्होंने क्या करा था, आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी का मतलब ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया था. But it is important to remember that they are not merely words, they have a history. The study of French Revolution forms or reveals only a part of that history. The French Revolution led to the end of monarchy in France. A privilege-based society paved a path for a new system of governance and declaration of the right of man during the revolution announced the arrival of new era. तो स्टार्ट करते हैं हम. Look here. There is a question. The inequality that exists in the French society in the old regime become the cause of French Revolution. Justify the statement by giving 3 suitable examples. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर अपनी कंट्री के बारे में न पढ़ के फ्रांस के बारे में क्यों पढ़े हैं. क्योंकि सबसे पहले जो हुआ था रेवोल्यूशन वो फ्रांस में हुआ था, उसके बाद अमेरिका में हुआ, फिर भारत में आया. क्योंकि जो हमारा लिबर्टी का, इक्वालिटी का जो आइडिया लिया गया था वो सबसे पहले कहाँ से लिया गया था, फ्रांस के रेवोल्यूशन से हुआ था. ये रेवोल्यूशन क्यों होता है, जब लोगों में गुस्सा होता है. तो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. यहाँ पर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहे हैं लेट 18th सेंचुरी की, यानी कि 1770 से लेकर 1800 तक. 1774 में लुई 16 नाम के एक राजा को क्या कर दिया जाता है, जिसकी उम्र 20 साल है, उसकी शादी कर दी जाती है एक राजकुमारी से जिसका नाम था मैरी एंटोनी, जो कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी. और दूसरे उसे क्या कर दिया जाता है, फ्रांस की गद्दी पर बिठा दिया जाता है, जो बर्बन खानदान से बिलोंग है. अब आप सोचेंगे कि कितना अच्छा हो रहा है कि सबसे पहले वो राजा बन गया, फिर उसकी शादी एक प्रिंसेस से हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट ही था. अब जब लुई 16 राजा बने थे उस समय पर फ्रांस जो था बहुत ही कर्जे में था. अब ये कर्जा किस कारण था, फ्रांस की कंडीशन ऐसी क्यों हुई थी. उस किसी टाइम पर बचा कि जो अमेरिका था वो ब्रिटेन के कब्ज़े में था, और जब अमेरिका ब्रिटेन के कब्ज़े में था तो उस समय पर फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी, और ये थिंक किया था कि वो बाद में वो सारा पैसा लौटा देंगे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लौटाया. अब जो फ्रांस था वो कर्जे में आ गया था, और उसे 2 बिलियन, उसके ऊपर 2 बिलियन लीवरेज का कर्जा हो गया था, और ऊपर से उसे क्या था 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ता था. इस तरह से, और दूसरे जो मतलब महल का वो था और सारा बजट था, पेमेंट थी, वो सारी करनी होती थी, और दूसरे जो राजकुमारी आई थी वो भी बहुत सारी पार्टीज़ कर रही थी, वो अब बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था. और अब जो लुई 16 थे, अब ये जो सारा एक्सपेंसेस था वो कहाँ से करते थे, वो करते थे लोगों से टैक्स बटोर के. तो क्या ये सही है, नहीं. यदि खर्च आप कर रहे हो तो लोग क्यों देंगे. अभी स्टूडेंट्स हमने देखी फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन. अब देखते हैं कि 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइडेड थी. जैसे कि हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है, ऐसे ही फ्रांस में सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन था. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जीज, यानी कि जो लोग चर्च में काम करते थे, यानी कि कह सकते हैं वो उन्हीं रिलीजियस पीपल को इम्पोर्टेंट समझा जाता था. सेकंड स्टेट में आते थे जैसे राजा के रिलेटिव्स, वो सब. थर्ड स्टेट में एवरीवन एल्स, यानी कि हर पर्सन था, मिडिल फैमिली से बिलोंग थे, यानी कि बिजनेसमैन थे, और कह सकते हैं लॉयर, टीचर्स, डॉक्टर्स सभी होते थे. यानी कि 90% पॉपुलेशन हम कह सकते हैं थर्ड स्टेट की थी. अब जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसमें फ्यूडल सिस्टम था. फ्यूडल सिस्टम कैसा था, जैसे कि हमारे यहाँ पर जमींदारी सिस्टम है. जमींदारी सिस्टम में क्या कि जो बड़े जमींदार होते हैं वो जो छोटे पीजेंट्स होते हैं उनसे काम कराते हैं. इसी तरह वहाँ पर जो बड़े जमींदार होते थे वो छोटे पीजेंट से काम कराते थे. 90% पॉपुलेशन में ज़्यादातर पीजेंट्स थे, और 60% ऐसे लोग थे जिनकी अपनी लैंड थी. अब जो वहाँ के लोग थे जैसे क्लर्जी और नोबिलिटीज़, उन्हें बाय बर्थ क्या मिले थे, प्रिविलेजेस मिले थे. प्रिविलेजेस मीन्स होता है एडवांटेजेस, और उन्हें कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता था. और जो थर्ड स्टेट था उससे चर्च के लोग,
टैक्स लेते थे और दूसरे उन्हें स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था, टाइले देना पड़ता था। इस तरह से पूरा बर्डन किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट था, मीन्स थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स पे करना होता था। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं लीवरे? लीवरे क्या होता है? लीवरे एक फ्रांस की करेंसी थी जो 1794 से पहले डिसकंटिन्यू थी। टीथे, टीथे एक टाइप का टैक्स होता है जो चर्च को पे करना होता है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टाइले, टाइले क्या होता है? टाइले जो एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो स्टेट को पे करना पड़ता है। अब देखते हैं कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो कंटिन्यू इंक्रीज़ होती जाती 1719 के बाद। इसका रिज़ल्ट क्या निकला था? जब रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ रही थी, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो वहीं का वहीं था और जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी। इससे क्या हुआ, जो ब्रेड के प्राइसेस थे, जैसे कि हमारे यहाँ पर दाल चावल रोटी खाई जाती है, तो वहाँ पर फ्रांस में क्या खाया जाता है? ब्रेड खाया जाता है। तो ब्रेड के प्राइसेस क्या होते थे? बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते, और जो लेबरर्स के वेजेस थे वो फिक्स थे, यानी कि जैसे वो डिमांड रखते थे कि हमारी वेजेस इंक्रीज़ होने चाहिए, लेकिन जो ओनर्स थे उन पे कोई इफेक्ट नहीं था, वो वहीं के वहीं फिक्स थे। अब जो गैप था रिच और पुअर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। रीज़न क्या था कि जो गरीब लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्हें टैक्स पे करना होता था, और जो अमीर थे उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई जब कब कि एक साल सूखा पड़ गया और एक साल ओले पड़ गए, तो सारी की सारी क्रॉप्स भी ख़राब हो गई। इससे क्या है? इससे आए सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि स्ट्रगल टू सर्वाइव। एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक सिचुएशन होती है, एक्सट्रीम सिचुएशन, जब लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है वो खतरे में आ जाती हैं। आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर्स। अब ये जो फिलोसफर्स थे इनके क्या आइडियाज़ थे, इसके बारे में बात करते हैं। जॉन लॉक ने कहा कि सबसे पहले जो हम राजा को एज अ डिवाइन, यहाँ पर डिवाइन है, डिवाइन मानते हैं, वो नहीं मानना चाहिए, यानी कि राजा को भगवान का रूप नहीं मानना चाहिए, है ना। उसकी जो राइट्स हैं, है ना, वो क्या होनी चाहिए? ऑब्सोल्यूट होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। उन्होंने एक बुक लिखी थी, 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, उसमें इन्होंने सारा कुछ बताया। सेकंड थे हमारे रूसो ने कहा कि जो गवर्नमेंट बनती है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बनती है ना, लोगों के द्वारा ही रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं, तो उसमें जो आइडियाज़ हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग आइडियाज़ फॉरवर्ड होने चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट बननी चाहिए। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस सब के बारे में लिखा। थर्ड थे हमारे मोंटेस्क्यू भाई साहब, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए, जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर होगा तो वो अपनी मनमानी करेगा, लेकिन यदि 2-3 मॉनिटर बना दिए जाएँ तो क्या होगा? किसी की भी नहीं चल पाएगी, है ना। तो इस तरह से जो पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। आप बोलेंगे कि मैम ये तो हमारे यहाँ पर है ये सिस्टम, तो यस, ये आइडिया जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। अब जो ये फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे ये सभी जगह स्प्रेड हो रहे थे, है ना। सभी जगह डिस्कस किए जा रहे थे, कॉफ़ी सेंटर्स पर, बार्बर्स की शॉप पर, है ना, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, सभी जगह लोग इसके बारे में डिस्कस करते थे। क्योंकि जो राजा था वो क्या कर रहा था? कंटिन्यू टैक्स इंक्रीज करता जा रहा था, है ना। तो लोगों में एंगर और प्रोटेस्ट दोनों ही, जो प्रिविलेजेस बेस्ड सिस्टम था उसके प्रति काफ़ी गुस्सा था।